सुप्रभात। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, शिक्षण। शिक्षण का अर्थ और इसके अवयव। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। साधारण एवं अत्यंत स्पष्ट शब्दों में शिक्षण का अर्थ किसी को कुछ सीखने में सहायता प्रदान करना है। शिक्षण शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ ही होता है सिखाना या सीख देना। सीखना शिक्षार्थी का काम है और सिखाना शिक्षक का कार्य होता है। यही सिखाना वास्तव में शिक्षण कहलाता है। बालक जिस दिन से जन्मता है, वातावरण में विभिन्न रूप से उसे शिक्षण का मिलना तभी से प्रारंभ हो जाता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें 3 पक्षों का होना आवश्यक समझा जाता है। एडम्स की एक परिभाषा है जिसमें कहा गया है कि एजुकेशन इज द बाइपोलर प्रोसेस। शिक्षण या शिक्षा 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक ध्रुव पे शिक्षक और दूसरे पर विद्यार्थी होता है। जबकि डीवी ने कहा कि शिक्षण जो है यह 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है और इन 3 ध्रुवों में एक पक्ष सीखने वाला यानी कि छात्र, दूसरा पक्ष होता है सिखाने वाला यानी कि शिक्षक या अध्यापक, और तीसरा पक्ष सिखाए जाने वाला ज्ञान, कौशल, भाव, पाठ्यवस्तु जो कुछ भी है वह तीसरे पक्ष में आता है। इस मॉडल में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कम जानता हो यानी कि शिक्षार्थी, और जानने का इच्छुक हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण में यह है कि कम जानता हो और जानने का इच्छुक हो, और दूसरा व्यक्ति अधिक जानता हो यानी कि शिक्षक, और दूसरे को ज्ञान प्रदान का वो इच्छुक हो। अगर शिक्षक ज्ञान प्रदान करना नहीं चाहता तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो इन दोनों को जोड़ता है आपस में, वह कोई ज्ञान, विषय वस्तु, कौशल, भाव जो भी हो जो छात्रों के लिए उपयोगी हो। यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षण 2 प्रकार के परिप्रेक्ष्य में होता है। एक को कहते हैं फॉर्मल और दूसरे को कहते हैं इनफॉर्मल, यानी सविधिक और अविधिक। अविधिक साधन में शिक्षण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें जीवन के प्रत्येक अनुभव, परिवार, पड़ोसी, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं, मित्र, जीवन यापन के साधन, मनोरंजन के साधन तथा विद्यालय आदि व्यक्ति को जीवन पर्यंत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समायोजित करना सिखाता है। सविधिक साधन यानी कि फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टीचिंग में शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षक किसी निश्चित स्थल पे, ध्यान दीजिएगा, किसी निश्चित स्थल पर विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का ज्ञान प्रदान करता है, उसके जातीय अनुभव को सिखाता है। जातीय अनुभव मतलब टीचिंग से है यहाँ, ताकि उन्हें अपने जीवन में समायोजित होने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वर्तमान युग में प्रयोजनवादी दर्शन का महत्व इस विचारधारा के कारण अत्यंत अधिक हो चला है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक का कार्य मात्र विद्यार्थी को ज्ञान से भर देना नहीं है, अपितु उसके समायोजन में भी सहायता प्रदान करना है। शिक्षक को इस प्रकार की शिक्षा देनी होगी जिससे बालक समाज में अपने सफल समायोजन के साथ साथ सामाजिक प्रगति का भी दावेदार बन सके। इस दृष्टिकोण से भाटिया एवं भाटिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है
चिल्ड्रन मस्ट बी गाइडेड टू लर्न द राइट थिंग्स इन द राइट मैनर एंड एट द राइट टाइम। अर्थात बालकों का पथ प्रदर्शन सही वस्तुओं को सही ढंग से, सही प्रकार से, सही समय पर सीखने हेतु करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षण जानबूझकर या यूँ कहें कि स्व अभिप्राय की जाने वाली प्रक्रिया है। कक्षा में जब एक शिक्षक सुनिश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाता है तब शिक्षण स्व अभिप्राय कहलाता है। एक अन्य परिभाषा जिसे अमेरिका के शिक्षा अनुसंधान संगठन की ओर से दिया गया, टीचिंग एज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण अंतर्वैयक्तिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य का संबंध अधिगमकर्ता के अधिगम से होता है। अगर हम शिक्षण कर रहे हैं और अधिगमकर्ता यानी लर्नर यानी कि छात्र अगर कुछ सीख नहीं रहा है, कुछ अधिगम नहीं कर पा रहा है तो शिक्षण नहीं कहलाएगा। तब वो कहलाएगा सूचना देना। हम सूचनाओं को दे रहे हैं, लेना न लेना उस अधिगमकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि शिक्षण के परिणामतः विद्यार्थी अधिगम नहीं करता या उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं होता तो वह शिक्षण व्यर्थ है। शिक्षण प्रक्रिया को चलाने के लिए जहाँ शिक्षक, शिक्षार्थी तथा शिक्षण उद्देश्य आवश्यक हैं, वहीं शिक्षण प्रक्रिया किसी निश्चित संदर्भ में भी होनी चाहिए। अर्थात किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति निश्चित पाठ्यचर्या खंड से ही संभव है। इस प्रकार शिक्षण शिक्षक छात्र के मध्य चलने वाली एक सोद्देश्य प्रक्रिया है जो किसी निश्चित पाठ्यक्रम के संबंध में होती है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं यानी शिक्षण कर रहे हैं तो उसका आपका एक उद्देश्य होगा और वह उद्देश्य तभी पूर्ति, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो पाएगी जब अधिगमकर्ता कुछ अधिगम कर रहा है या सीख रहा है। शिक्षण की अवधारणा को दो संदर्भों में हम देख सकते हैं, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक न्यू कॉन्सेप्ट। अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको अगले वीडियो में हम विद्वानों के विचार रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण की अवधारणा के संदर्भ में, जिसको ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट में बांटा गया है। ओल्ड कॉन्सेप्ट में जो शिक्षण था वह शिक्षक एक केंद्र बिंदु उसका शिक्षक हुआ करता था। यानी जो पुरानी अवधारणा है उसमें प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक ही हुआ करता था। वही आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण विधि का निर्धारण करता था तथा शिक्षण की अन्य व्यवस्थाओं को संपादित भी करता था। फलतः शिक्षक ही शिक्षण के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था। जब इस प्रकार हम शिक्षण के तत्कालीन स्वरूप को देखने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि शिक्षक एक व्यक्ति होता था जो कुछ जानता था और उस जानकारी को बालक को दे देता था। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षण को सूचना देने के रूप में जाना जाता था। कब? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट में, पुरानी अवधारणा में। लेकिन शिक्षण की जो न्यू अवधारणा है, न्यू कॉन्सेप्ट है, उसमें जो पुरानी अवधारणा में केंद्र बिंदु शिक्षक हुआ करता था, नई अवधारणा में केंद्र बिंदु बालक होने लगा। शिक्षण की इस नवीन अवधारणा को विस्तृत अवधारणा के रूप में जाना जाता है। शिक्षण के आधुनिक अवधारणा का शुभारंभ लगभग 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, जब शिक्षा में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समावेश हुआ था। तब से यह माना जाता है कि शिक्षक की नई अवधारणा जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है।
उसी समय से शिक्षण में बुद्धि, ज्ञान, कौशल, अभिरुचि जैसी संकल्पना को अध्ययन के अंतर्गत देखा जाने लगा। इसीलिए शिक्षण की अवधारणा भी काफ़ी जटिल हो गई और यह बात अब पूर्णतः सत्यापित हो चुकी है कि शिक्षण को सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, तार्किक तथ्यों पर भी परखना चाहिए, तभी शिक्षण की एक सही और समीचीन अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है। चूँकि वर्तमान शिक्षण का स्वरूप पूर्णतः मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, अतः शिक्षण की अवधारणा को उसी रूप में स्पष्ट करने का प्रयास होना चाहिए। शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं जो मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे पहला, शिक्षा के प्रमुख तथ्यों में से एक तथ्य है जो बालक में सूझबूझ, भाव एवं कला का विकास करती है और विषय को रटने की जगह उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास करती है। ज्ञानात्मक आप जानते भी हैं कि जब हम शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करते हैं और वह उद्देश्य जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एम यानी कि विशिष्ट उद्देश्य, तो उसमें हम इन्हीं 3 पक्षों को ध्यान में रखते हैं कि हमारे शिक्षण के उपरांत बालक में कौन से नवीन ज्ञान का संचार होगा, कौन सा ज्ञान वो सीखेगा, उस ज्ञान को सीखेगा कि रटेगा, यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये नवीन अवधारणा है, इसमें ज्ञान को सीखेगा और उसके बाद से उस सीखे हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेगा यानी कि क्रियात्मक रूप देगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि वह भाव समझेगा, जो उसने सीखा है उसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, किस चीज़ को उसने सीखा है। जब तक इसका बोध नहीं होगा तब तक वह उस ज्ञान का क्रियात्मक पक्ष नहीं लेके आ पाएगा, यानी क्रियात्मक उस ज्ञान को क्रिया रूप में परिणत नहीं कर पाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि शिक्षण केवल एक बिंदु तक ही सीमित नहीं है, वरन यह 3 बिंदुओं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यानी कि अंतःक्रिया करता है। तीसरा, शिक्षण किसी विषय के ज्ञान की सूचना तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु यह बालक में ज्ञान सीखने के लिए प्रेरक का कार्य करता है। क्यों प्रेरक का कार्य करता है? क्योंकि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक बालक किसी विषय को जानने के लिए प्रेरित नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, तब तक वह सीख नहीं सकता। यानी कि उसके अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने की भूख जगानी होगी, इच्छा शक्ति जगानी होगी, तभी वह ज्ञान अर्जित कर सकता है। चौथा बिंदु है, शिक्षण केवल किसी विषय को उन्मुख करने तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह शिक्षार्थी एवं विषय वस्तु, स्टूडेंट एंड कंटेंट के बीच समवाय संबंध स्थापित करता है। इसका तात्पर्य हुआ कि शिक्षार्थी और विषय वस्तु के बीच रुचि एवं रुझान स्थापित करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है। नेक्स्ट बिंदु है, शिक्षण छात्र को भावी जीवन में समायोजन एवं जवाबदेही को समुचित ढंग से करने के लिए उसमें क्षमता, कौशल, दक्षता, योग्यता का विकास करती है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को पूर्णतः समायोजित कर पाए या इसके लिए तैयार कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण अधिगम शिक्षण एवं वातावरण में संतुलित स्थापित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षण एवं वातावरण जैसा होगा
उसी ढंग का अधिगम भी होता है। टीचर जैसा पढ़ाएगा उसी हिसाब से बालक पढ़ेंगे। वातावरण जैसा होगा उसी वातावरण में उसी अनुरूप बालक सीखने का प्रयास करते हैं। अतः इसमें संतुलन का होना भी शिक्षण की अवधारणा में निहित है। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षण छात्र के लिए उत्प्रेरणा, मार्गदर्शन, निर्देशन एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चारों चीज़ों का होना भी शिक्षण की आधुनिक अवधारणा का आधार है, क्योंकि आप जानते हैं कि छात्र स्वतः नहीं सीखता, उसको उत्प्रेरित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। उसके सीखने में मार्गदर्शन का होना आवश्यक है, निर्देशन का होना आवश्यक है और साथ साथ उसके लिए फीडबैक या प्रोत्साहन का भी होना आवश्यक है। तो इन चार चीज़ों का शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एवं सीखना दोनों आधुनिक वैज्ञानिक युग में एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनेक शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक बालक में सीखने की इच्छा, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग, नहीं होगी तब तक शिक्षण सफल नहीं हो सकता। आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, बालक का दिमाग कहीं और है, बालक कहीं कुछ और सोच रहा है, तो ऐसी स्थिति में न तो वो अधिगम कर पाएगा और जब उसका अधिगम पूरा नहीं होगा तो फिर शिक्षण नहीं हो सकता। अतः शिक्षण अधिगम का संबंध पूर्णतः अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। बालक के अंदर सीखने की ललक हो, शिक्षक को सिखाने की इच्छा हो, तभी शिक्षण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री मुसेल ने अपनी पुस्तक सक्सेसफुल ऑफ टीचिंग में लिखा है कि टीचिंग इज नॉट सो मच द डायरेक्शन ऑन और द गाइडेंस ऑफ लर्निंग एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। यानी कि शिक्षण इतना सीखने का मार्गदर्शन नहीं करता जितना कि सीखने का संगठन करता है। अर्थात शिक्षण से संबंधित सभी अवयव यानी कि शिक्षण विधियों, पाठ्यवस्तु, सहायक सामग्री, विद्यालय भवन, तकनीक, प्रश्नोत्तर, कौशल, वैयक्तिक भिन्नता तथा कक्षा इत्यादि जो दशाएं हैं इस संगठन के आयाम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर टीचिंग कर रहे हैं तो केवल हमारे टीचिंग स्किल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण हमारे शिक्षण में सहायक सामग्री भी है, विद्यालय का भवन भी है, किस टेक्निक से हम पढ़ा रहे हैं वो भी है, क्वेश्चनिंग मेथड भी है, वैयक्तिक भिन्नता भी है और कक्षा की कंडीशन यानी कक्षा का वातावरण भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण को कार्योन्मुखी प्रक्रिया, टास्क ओरिएंटेड प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि गुड टीचिंग इज ए रिजल्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन टीचर एंड टॉट। अर्थात अच्छा शिक्षण शिक्षक और छात्र के बीच वार्ता का परिणाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण की नवीन अवधारणा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है, चेंज ऑफ बिहेवियर, जिसका मूल आधार मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं अवयव होता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण की अवधारणा अनवरत उसी प्रकार परिवर्तित होती है या हो रही है जिस प्रकार शिक्षा, समाज, संस्कृति में परिवर्तन होता रहा है। इसीलिए शिक्षण जहाँ एक समय विषय की सूचना से चलता था, आज बालक के व्यवहार में परिवर्तन तक पहुँच चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।